मजदूरों के राज की खूब बात होती है। क्या आपको दुनिया में कहीं पे दिखता है? जो उत्पादन के साधन है वो मजदूरों के हाथ में, यानी जो सरकार हो वो श्रमिकों की सरकार हो, श्रमिक वर्ग की सरकार हो। जो व्यक्ति मिल स्टेब्लिश कर रहा है, जो व्यक्ति मशीनें खरीद रहा है, शर्तें तो उसकी चलेंगी, आपकी क्यों चलेंगी? बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में मजदूरों के लिए क्या काम किया? पिछले 10-12 सालों में हम एक नया भारत देख रहे हैं। इस नए भारत में मजदूरों को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है। मजदूरों की तरफ से कोई बहुत बड़ा आंदोलन हम क्यों नहीं देखते हिंदुस्तान में? क्या जाति इसके पीछे एक बड़ा कारण है? एक वर्ग के रूप में संगठित होने और करने का जो मजदूरों का अभियान था, उससे खास तौर पर जो जाति धर्म पर आधारित राजनीति है उसने काफी कमजोर किया। इसके पीछे कारण क्या है? गुड़गांव से लेकर नोएडा तक बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें जो हैं, उसके साइड में कहीं स्लम जैसा एक एरिया जहां मजदूर रहते हैं, तो ये जो हैबिटेंसी है मजदूरों की गगनचुंबी इमारतों के नीचे बदल पाएगा? नमस्कार दोस्तों, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। तो क्या मजदूरों का काम स्वर्ग बनाना भर है? और स्वर्ग में रहने का काम ऊपर के तबके के लोग जो हैं, जो समझते हैं कि शोषण करना उनका अधिकार है, उनके लिए ही है? ये सवाल मेरे जहन में तब से है जब से मैंने ये कविता पढ़ी, और ये बात है मेरे स्कूल के टाइम की। उसके बाद मैं बड़ा हुआ और धीरे धीरे भगत सिंह को जानना, समझना, पढ़ना शुरू किया। तो भगत सिंह कहते हैं मजदूरों का राज हो। अब जो व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए या ऊपर के तबके के लोगों के लिए स्वर्ग का निर्माण कर रहा है, उसका राज कैसे हो सकता है? ये संदेह भी दिमाग में और ये सवाल भी दिमाग में कौन था। फिर जब बड़े हो गए और पत्रकारिता करने लगे, समझने लगे, तब कुछ एक स्टेटमेंट सुनाई दिए। जैसे एल&टी के चेयरमैन हैं, वो कहते हैं कि भाई बिना किसी छुट्टी के मजदूरों को 13-13 घंटे काम करना चाहिए रोजाना। इन्फोसिस के चेयरमैन कहते हैं कि 70 घंटे एक सप्ताह में काम करना चाहिए। तब दिमाग में आया कि भाई छुट्टी इनका अधिकार भी तो होना चाहिए, और ये इतने समय तक काम ही करेंगे तो इनके स्वास्थ्य का क्या होगा, इनके मनोरंजन का क्या होगा, इनके जीवन का क्या होगा? सवाल जीवन का है। और नोएडा से लेकर सूरत तक हम देखते हैं, बल्कि आप इतिहास में कभी भी देखें, खासतौर पर हिंदुस्तान में मजदूरों की जो स्थिति है, तो यही समझ में आता है कि इनके जीवन का शायद कोई मोल है नहीं, या जो शोषक वर्ग है वो समझता नहीं है। तो क्या मजदूरों के लिए कुछ टाइम तय किया गया था कि इतने ही घंटे काम किया जाएगा, या ये आजीवन काम करने के लिए अभिशप्त ही रहेंगे? क्या है मजदूरों का पूरा मामला, क्या है मजदूरों का अधिकार, और क्या है मे डे, मई दिवस क्यों मनाया जाता है? मजदूरों को सेलिब्रेट क्यों किया जाना चाहिए? क्यों भगत सिंह कहते थे कि मजदूरों का राज होना चाहिए? क्या है इस सब के पीछे की फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ये जानेंगे तो थर्ड आई के इस एपिसोड में, और बताएंगे हमें कौन? डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी। शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। शुक्रिया शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए सर, मई दिवस, मे डे, मतलब बहुत सारे दिवस जो हैं हमारे हिंदुस्तान में मनाई जाती हैं, मजदूरों का दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, क्यों मनाया जाता है? क्या है इसके पीछे? नीरज, सबसे पहले तो बहुत बधाई, और आपको भी और पॉलिटिक्स को भी, कि ऐसे विषय पर आपने आज ये चर्चा छेड़ी है जिसके लिए अब कम से कम मीडिया में कोई जगह नहीं बची। एक ज़माना था जब मई दिवस आता था तो उसके पहले मई दिवस के महत्व वगैरह पर कुछ बातें अखबारों में भी आ जाती थी, लेकिन अब तो जो मज़दूर हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, या मज़दूरों का वेतन बढ़ाने की मांग, या उनकी सेवा शर्तों को बेहतर करने की मांग करने वाले देशद्रोही हैं। जैसा अभी हमने नोएडा में देखा, जो लोग मांग कर रहे थे उनको पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ जोड़ दिया गया, और मांग सिर्फ इतनी थी कि उन्हें जीवन निर्वाह लायक मजदूरी मिले। और जाहिर है मई दिवस के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने जो बातें कही हैं उसमें एक चीज़ तो बड़ी साफ है कि दुनिया में जो भी चीज़ चमक रही है, जो भी चीज़, उसके पीछे श्रमिक वर्ग का, मजदूरों का खून और पसीना है, उनकी रात दिन की मेहनत है। सदियों तक वो बिना किसी प्रतिसाद की आशा में, यानी बिना उचित मजदूरी की आशा में एक गुलाम की तरह काम करते रहे। दुनिया की बेहतरीन इमारतों का उन्होंने निर्माण किया, सड़कें बनाई, जंगल काटे। पूरी सभ्यता दरअसल मजदूरों के कंधों पर सवार होकर ही यहाँ तक आई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हजारों साल में जितना परिवर्तन नहीं हुआ है, उतना बीते
300-400 साल में परिवर्तन हुआ है दुनिया में, खास तौर पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, यानी जो औद्योगिक क्रांति जिसकी शुरुआत हम मानते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप कहिए, जब खास तौर पर इंग्लैंड में जेम्स वॉट ने, मेरा ख्याल है 1769 था, जब भाप की शक्ति का आविष्कार किया उसने, उसके बाद फिर इंजन बने और मशीनीकरण तेज हुआ और फिर एक नया वर्ग पैदा हुआ जिसे हम मजदूर वर्ग कहते हैं, जिसे एक नियमित वेतन मिलता था काम करने। उसके पहले दासों की तरह काम करते थे, बस आपको जो भी मिल दे दिया, एक सामंती समाज, बेगारी, हाँ, बस जिंदा रहो, जो मन हो दिया। नहीं, कोड़े भी पड़ते थे। मिस्र के पिरामिड जिन्होंने बनाए होंगे उनकी आप कल्पना करिए, कैसे पत्थर कहाँ तक गए होंगे, कैसे ले गए होंगे, और उन्हें बदले में कोई निश्चित मजदूरी नहीं मिलती रहेगी, जो इच्छा है दे दिया, और अगर काम में कोताही की तो कोड़े पड़ते रहे। लेकिन जब एक वर्ग के रूप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जब फैक्ट्रियां बनने लगी और वहाँ नियमित काम होने लगा, तो एक वर्ग पैदा हुआ जिसके अंदर ये चेतना थी कि वो मजदूर है, एक फैक्ट्री में काम करता है, उसको एक मजदूरी मिलती है। अब सवाल ये होने लगा कि भाई मजदूरी कम है और वो 14 घंटे 16 घंटे काम जो पूंजीपति थे उस समय वो कराते थे। उनकी स्थिति जहां वो काम करते थे वो भी बड़ी ख़राब थी। सुरक्षा की कोई एक व्यवस्थाएं नहीं होती थी, आप कभी भी मशीन में कट जाते थे। महिलाओं और बच्चों से भी ऐसे ही काम लिया जाता था और न्यूनतम मजदूरी दी जाती थी। ऐसे में मई दिवस लेकिन इंग्लैंड या किसी आजकल जिन्हें हम समाजवादी देश कहते हैं, वहां से उसका जन्म नहीं हुआ। हमें 140 साल पहले अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका, ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जिसे हम पूंजीवाद का मक्का कहते हैं, वहां के मजदूरों ने अपने खून से उस झंडे को रंगा था जिसे आज लाल झंडा कहा जाता है। पूरी दुनिया में मजदूरों का वो प्रतीक है, लाल झंडा। अच्छा सर, ये लाल सलाम जो शब्द आता है वो जाहिर है रेड सल्यूट का अनुवाद है। पूरी दुनिया में कहीं रेड सल्यूट, कहीं लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, ये उन सारे के पीछे एक सपना है। लेकिन पहले हम जरा अमेरिका की बात करें। अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका में आप जानते हैं अमेरिका इंग्लैंड की कॉलोनी थी और पहले तो कृषि व्यवस्था ही थी, मतलब आपको कृषि उत्पाद की का ही, मतलब अमेरिका में जो क्रांति हुई उसका जो नायक था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो पहले राष्ट्रपति थे, वो भी एक धनी किसान ही थे, तंबाकू की खेती करते थे, बाद में गेहूं वगैरह। 32 वर्ग किलोमीटर का उनका फार्म था जिसमें 5 फार्म थे और उनके 300 दास थे जो काम करते थे। और उन्हीं दासों की वजह से वहाँ पर 1860 में गृह युद्ध भी हुआ था, क्योंकि दक्षिण के जो राज्य थे वो दास प्रथा का अंत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें कृषि गुलामों की जरूरत थी, है ना। बहरहाल इसके साथ साथ वहां पर इंडस्ट्रीज भी लगना शुरू हुई। पहली इंडस्ट्री 1790 में सैमुअल स्लैटर करके एक सज्जन थे जिन्होंने वहां पर एक टेक्सटाइल मिल लगाई। 1790 यानी आप सोचिए तो अभी 250 साल का भी मसला नहीं है। अमेरिका में पहली मिल लगी थी और फिर धीरे धीरे मिलों की तादाद बढ़ती गई और जैसा मैंने बताया कि मजदूर एक वर्ग के रूप में भी सामने आने लगा। और जब 1860 में वहां गृह युद्ध हुआ, वो जाहिर है दास प्रथा को लेकर हुआ था, लेकिन साथ साथ लोगों के अधिकारों की बात, यानी जैसे कृषि गुलाम जो थे उनके अधिकार की बात उठी, उसको लेकर इतना तनाव बढ़ा कि अब्राहम लिंकन की हत्या तक हो गई। लेकिन इसने क्या किया कि एक चेतना भी बढ़ाई, वर्गीय चेतना भी बढ़ाई कि हम मजदूर हैं, हमें भी जीवन का हक है। और एक 8 आवर्स मूवमेंट चला। 8 आवर्स मूवमेंट। वो मूवमेंट क्या था? 8 आवर्स मूवमेंट के तहत मजदूर नेताओं ने ये मांग की कि हमें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, डिग्निटी ऑफ लाइफ। यस, आप हमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सामाजिक कार्य हम कर सके। हमारे जीवन को इस तरह होना चाहिए। हम 16 घंटे काम करें, फिर किसी तरह बस सो जाएं, फिर उठें और फिर मशीन में लग जाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो 8 आवर्स मूवमेंट चला बाकायदा, और ख़ास तौर पर 1880 के बाद इसमें बहुत गति आ गई। और इस बीच दुनिया में कुछ प्रयोग हो चुके थे। 1848 में कार्ल मार्क्स का
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आ गया था। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही, जो शायद मजदूर वर्ग को समझने के लिए, उनके शोषण को समझने के लिए सबसे बुनियादी बात है। मार्क्स ने एक तो कहा कि दुनिया का इतिहास दरअसल वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इसके साथ साथ जो उन्होंने मजदूरों की मेहनत की लूट का पर्दाफाश किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। वो था सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत। सरप्लस वैल्यू क्या हुई? मान लीजिए एक मजदूर को निश्चित मजदूरी मिलती है, कोई भी XYZ कह लीजिए, या मान लीजिए 200 रुपए मिल रहा है, लेकिन 200 रुपए के मूल्य का सामान वो 4 घंटे में बना देता है। बाकी 4 घंटे, अगर 8 घंटे वो काम कर रहा, बाकी जो 4 घंटे हैं वो पूंजीपति का मुनाफा है, जिसकी कोई कीमत वो मजदूर को नहीं दे रहा है। तो जो सरप्लस वैल्यू है, जिसे अधिशेष मूल्य हिंदी में कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि मजदूर जो उत्पादन है उसके पीछे मजदूर का श्रम है, लेकिन उसे जो भुगतान मजदूरी के रूप में दिया जा रहा है वो उसके कुल उत्पाद का एक बहुत छोटा हिस्सा है, और जो बड़ा हिस्सा जो उसे नहीं दिया जा रहा है वही पूंजीपति का मुनाफा है, और यही शोषण है। अब इसमें एक चीज़ आप ये समझिए, मजदूर कई तरह के हो गए, खेतीहर मजदूर हो गए, मिल मजदूर हो गए, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जो मजदूर लगते थे वो तमाम लोग हो गए। भाई खेतीहर मजदूर मजदूरी कब करेगा? जब खेत होंगे। खेत तो उसके पास नहीं है, खेत तो बड़े किसान के पास है। वो खेत ही नहीं होगा तो आप मजदूरी क्या करेंगे? अगर खेत में रोपने के लिए बीज ही नहीं होगा तो आप क्या मजदूरी करेंगे? मिल नहीं होगा, मशीनें नहीं होंगी तो आप मजदूरी क्या करेंगे? जो व्यक्ति खेत दे रहा है या जो व्यक्ति मिल स्टेब्लिश कर रहा है, जो व्यक्ति मशीनें खरीद रहा है, शर्तें तो उसकी चलेंगी, आपकी क्यों चलेंगी? नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन उसने न मशीनें पैदा की हैं, न उसने धरती पैदा की है। यानी ये ज़मीन क्या कोई किसी ने पैदा किया है? ये तो धरती तो सबकी सामूहिक संपत्ति है ना। मतलब मानव जाति ने इस धरती को जोतने लायक बनाया। ठीक है, किसी के पास ताकत थी, उसने ज़्यादा कब्जा कर लिया, शासन प्रशासन राज्य बनाए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब हम सभ्यता की ओर आगे बढ़ते हैं, और ख़ास तौर पर यहाँ खेत मजदूर एक अलग बात है कि वहाँ पर आप खेती जो है, खेती का ढांचा एक सामंती ढांचे में आता है। लेकिन जो आधुनिक युग, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से शुरू होता है, जिसमें मिल मजदूरों की एक कल्पना होती है, जो एक निश्चित समय पे फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, फिर वो काम करेंगे और वो वहाँ पे उत्पाद होगा। तो मार्क्स ने बताया कि जो ये सरप्लस वैल्यू है, ये दरअसल मजदूरों की मजदूरी की लूट है, और यही पूंजीपतियों का मुनाफा है। और इस मुनाफे का इस्तेमाल करके वो ऐसी राज्य व्यवस्था को बनाते हैं जो मजदूरों को उनके अधिकार को एक तरह से दमन करते। अगर अधिकार की आवाज उठाएगी तो राज्य व्यवस्था उसका दमन करेगी, जैसे हम भारत में भी देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? दुनिया में इसकी लहर पैदा हुई। 1871 में पेरिस कम्यून जैसी घटना हुई, जिसमें 72 घंटे तक, 18 मार्च से लेकर 28 मई 1871, वहाँ पर मजदूरों ने, समाजवादियों ने, क्रांतिकारियों ने वहाँ पर पेरिस शहर पर कब्जा कर लिया था। ये 72 दिन तक चला, और उसमें उन्होंने मजदूरों की मजदूरी और जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी मजदूरी बराबर, उनका वेतन बराबर कर दिया। मजदूरों का राज का वो पहला प्रयोग था 1861 का, उसे पेरिस कम्यून कहते हैं। कम्यून मतलब जिसमें सब बराबर हैं, जिससे आगे चलकर एक कम्युनिस्ट वर्ड या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स की बात हुई। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम समझ सकें कि शिकागो में ऐसा क्यों हुआ। वहां अमेरिका में कोई समाजवादी देश नहीं था वो, लेकिन ये सारी खबरें पूरी दुनिया में फैल रही थी, और ख़ास तौर पर जो मजदूरों को संगठित करने वाले तमाम क्रांतिकारी थे, वो मजदूरों को ये बता रहे थे कि आपको भी एक मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। और इन लोगों ने जो 8 आवर्स मूवमेंट की मांग कर रहे थे, पूंजीपति इससे बहुत डर गए। वो इसे रेड टेरर कह रहे थे, लाल आतंक। ये बड़े आतंकी लोग हैं, ये तो साहब मजदूरी बढ़ाने की बात करते हैं और कहते हैं हम 8 ही घंटे काम करेंगे। तो ये उनके लिए बहुत परेशान करने वाली बात थी। और हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका में 1776 में जो रेवोल्यूशन हुआ, जो क्रांति हुई, वो क्रांति लिबर्टी के सवाल पर हुई, लेकिन वो राजनैतिक आधार पर तो लिबर्टी चाहते थे, यानी जो अमेरिका के लोग थे, लेकिन वो सामाजिक आज़ादी सबको नहीं देना चाहते। तो वहाँ का जो प्रभुत्वशाली वर्ग था,
जो कॉन्टिनेंटल आर्मी थी जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में, वो सारे लोग ऐसे थे जो ज़्यादातर जो बड़े बड़े जमींदार थे और वो मजदूर वर्ग या कृषि मजदूरों के प्रति कोई बहुत अच्छा भाव नहीं रखते थे। और इसीलिए 1860 में वहाँ पे गृह युद्ध हुआ, जिसके बारे में मैंने कहा कि लिंकन की हत्या तक हुई, क्योंकि वो उन लोगों को, खासतौर पर श्वेत जो गुलाम थे, उनको अधिकार देना चाहते थे, मताधिकार भी देना चाहते थे। और उसी के खिलाफ कू क्लक्स क्लैन जैसा एक संगठन तैयार हुआ, जिस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। अभी हम शिकागो चलते हैं, जहां से मई दिवस का संबंध है। तो हुआ ये कि 8 आवर्स मूवमेंट लगातार बढ़ रहा था। पूरे अमेरिका में बड़े बड़े बैनर लगाए जा रहे थे, तस्वीरें लगाई जा रही थी, जिसमें एक व्यक्ति है जो आराम कर रहा है, उसमें लिखा है 8 आवर्स आराम, 8 आवर्स काम और 8 आवर्स की उसे नींद चाहिए, यानी 8 घंटे काम, 8 घंटे सोना या आराम और 8 घंटे सामाजिक गतिविधि, जिसमें वो क्लब जाए, वो अखबार पढ़े, वो मनोरंजन करे, तभी वो एक स्वस्थ व्यक्ति रह सकता है। जो आज हम मानते हैं, आज वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम मानव शरीर को लेकर बात कर रहे हैं तो 8 घंटे के, अब तो 6 घंटे की बात हो रही है। तो बहरहाल, लेकिन उस समय ये बहुत माना गया कि ये तो बड़े खतरनाक लोग, बड़ी बात थी, खतरनाक लोग हैं। और फिर शिकागो में वो तारीख थी 1 मई 1886, 140 साल पहले एक बड़ी हड़ताल का आयोजन हुआ। उस हड़ताल में मतलब हजारों फैक्ट्रियां, शायद 11,000 फैक्ट्री, और करीब उन फैक्ट्रियों के 4 लाख मजदूर सड़क पर आ गए। 4 लाख, शिकागो और पूरे देश में, खास तो शिकागो में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। और उस प्रदर्शन से सब हिल गए। और उस समय सरकार जो थी वो पूरी तरह से मतलब पूंजीपतियों के या उस समय का जो सामंती वर्ग था उसके पूरे नियंत्रण में थी, और बहुत ही मतलब घबराहट फैल गई। और 1 तारीख के जुलूस के बाद एक पूरा तनाव था शिकागो में। फिर 3 मई को एक घटना हुई जिसमें पुलिस की गोलीबारी से कई लोग मारे गए। 3 मई को 4 मजदूर पुलिस की गोली से मारे गए। और फिर 4 मई को वहाँ हे मार्केट एक जगह थी, उसके हे मार्केट स्क्वायर पर मजदूरों की एक सभा हो रही थी, जिसमें एक बम चल गया। वो कहते हैं कि वो सरकार या उस समय का जो प्रशासन था उसका ही एक षड्यंत्र था, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। और उसके बाद अंधाधुंध गोलियां चली, कई मजदूर मरे, सैकड़ों घायल हुए। और उसमें 8 नेताओं को, मजदूर को जो नेता थे, जो दरअसल उस जमाने में अराजकतावादी भी कहे जाते थे, उन्हें अराजकतावादी कहा जाता था, जो एनार्किस्ट, आज की तरह एनार्किस्ट वर्ड नहीं था, उसमें एनार्किस्ट का मतलब था जो तमाम व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहा था। तो उनमें वो बाकायदा पकड़े गए 8 लोग, और उन 8 लोगों में बाद में कुछ 2 लोगों को माफ़ी मिल गई, एक की मृत्यु हो गई, एक को सिर्फ 15 साल की सज़ा हुई, 4 को फांसी हुई। और मैं इस मौके का इस्तेमाल करके उन चारों शहीदों का नाम पढ़ना चाहता हूँ। मैं लिख के लाया हूँ। अल्बर्ट पार्सन्स, ऑगस्ट स्पाइस, जॉर्ज एंजल, एडोल्फ फिशर। 11 नवंबर 1887 को इन चारों को फांसी दे दी गई। और फांसी ऐसे नहीं दी गई, फांसी जब दी गई थी तो सैकड़ों, करीब 200 पूंजीपतियों ने, जैसे होता ना घेर के कोई आप डांस देख रहे हैं, उस तरह का आयोजन किया गया। चारों तरफ लोग बैठे और एकदम उनको फांसी दी गई। और इस पूरी घटना ने पूरी दुनिया को हिलाया, खासतौर पर मजदूर वर्ग को। और जो सेकेंड सोशलिस्ट इंटरनेशनल आप कह सकते हैं, जो सेकेंड इंटरनेशनल कहा जाता है, वो 1889 में, उसमें ये घोषित हुआ कि पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। तो 1 मई, अच्छा, जो गोलियां चली थी उस रक्त से मजदूरों का जो झंडा था वो लाल हो गया था, तो वो लाल झंडा वहां से आया। और 1889 के जो सेकेंड इंटरनेशनल था उसने मे डे घोषित किया, मई दिवस, जो मजदूरों का दिवस होगा। और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैला। आज भी करीब 66 से ज़्यादा देशों में छुट्टी होती है। और इसने ख़ास तौर पर जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसमें मजदूरों के अधिकार को एक महत्व देना शुरू किया कि उनका महत्व है। भारत में भी उसका बड़ा महत्व हुआ। और भारत में जब आज़ादी मिली तो तमाम ये तय हुआ कि आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते, लेंगे तो फिर आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा, और वो भी मर्जी से ही कोई कर सकता है। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तो कभी भी किसी पत्रकार को
नौकरी से निकाला जा सकता है और बहुत निकाले गए। लेकिन आज़ादी के बाद इस देश का जो मीडिया था वो झूठ प्रेस कहा जाता था, क्योंकि झूठ मिल मालिक आमतौर पर चलाते थे। तो नेहरू की सरकार ने ये सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि जो पत्रकार हैं उनको भी श्रमजीवी पत्रकार माना गया, क्योंकि वेतन मिलता था, कि इनको कोई नौकरी से निकाल ना दे, यानी अगर आप अपने मालिक की इच्छा के हिसाब से नहीं लिखेंगे। तो एक श्रमजीवी पत्रकार एक्ट बनाया गया 1956 में, जिसमें किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता था। और ये हर जगह हुआ कि अगर आप सरकार में काम कर रहे हैं तो आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, आपकी सेवा सुरक्षा दी गई। एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि थी कि आप मजदूरों को सेवा सुरक्षा दें, उन्हें आप ऐसे नौकरी से नहीं निकाले जा सकते। हालांकि अब जो पूरा नया दौर है उसमें ये सारी चीज़ें मीडिया में तो खैर ख़त्म ही हो गई, वैसे भी आप किसी को किसी भी दिन नौकरी से निकाल सकते हैं, हायर एंड फायर जिसको कहते हैं, कभी भी लो कभी भी निकालो, जिसका मन हो लो, जिसका। और अब देखिए, एक ज़माने में 140 साल पहले ये बात हो रही थी कि 8 घंटे, और अब आपने नाम लिया तमाम लोगों का, वो इन्फोसिस के वो साहब भी हैं जो बहुत नारायण मूर्ति जी, वो तो कह रहे हैं हफ्ते में आप कितने 70 घंटे काम करिए। तो इन लोगों की नज़र में जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसका वो सिर्फ एक पुर्जा है, वो कोई वो मनुष्य ऐसा नहीं है जिसमें कुछ जीवन की गरिमा हो, उसके अंदर कोई सृजनात्मकता हो, कुछ नहीं, वो सिर्फ एक टूल है। मनुष्य केवल वो लोग हैं, ये तमाम लोग मशीन हैं, बिल्कुल, और मनुष्य मशीनों का यूज करेगा, जैसे पूंजीपति मजदूरों का यूज कर सकते हैं। आपने जो घटना का जिक्र किया सर, जिसके बाद मई डे हम देखते हैं, मई दिवस देखते हैं, मजदूरों के राज की खूब बात होती है। वाम दल जो हैं इसकी एडवोकेसी भी करते हैं, कार्ल मार्क्स इसकी एडवोकेसी कर रहे थे। क्या आपको दुनिया में कहीं पे दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मजदूरों के राज का मतलब क्या है? मजदूरों के राज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको मजदूरी मिले, अच्छी मजदूरी मिले। मजदूरों की राज का मतलब, ख़ासतौर पर अगर मार्क्स से लेकर आप भगत सिंह तक की बात करें, तो इन लोगों की नज़र में ये है कि जो उत्पादन के साधन हैं वो मजदूरों के हाथ में हो, यानी श्रमिक वर्ग के हाथ में हो, यानी जो सरकार हो वो श्रमिकों की सरकार हो, श्रमिक वर्ग की सरकार हो। और इसीलिए मार्क्स के इस जो कम्युनिस्ट आइडिया है उसको यूटोपिया कहा जाता है, यानी उनका कहना है उसमें राज्य का भी लोप हो जाएगा, एक ऐसा वर्ग विहीन समाज बनेगा जिसमें स्टेट भी नहीं होगा, जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उसको उतना मिल जाएगा, जिसकी जितनी क्षमता होगी उस तरह से उससे काम लिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीधे इसको समझने में मुश्किल होगी, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो शुरू में बात की कि जो सामंती वर्ग था, जब तो जो मन होता था, जैसा चाहता था वो मजदूरी देता था, शोषण करता था। ये एक इंडस्ट्रियल एरा में ही ये बात शुरू हुई कि एक ऐसा संबंध है जिसमें निगोशिएशन पॉसिबल है, मजदूर और पूंजीपति के बीच में निगोशिएशन होना चाहिए। और वहीं से आपने चूंकि वाम दल और सब बात की, तो हमें समझना पड़ेगा कि वामपंथ क्या है। और वामपंथ में भी समाजवाद अलग होता है और साम्यवाद अलग होता है ना, ये सब एक नहीं है। फ्रांस में जो क्रांति हुई 1789 में, उसमें उस समय के जो शासक थे, जब बड़ा विद्रोह हो रहा था तो एक वहाँ पर स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। उसमें कुछ लोग थे जो चाहते थे कि यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, जो सामंती वर्ग है या जो पुरोहित वर्ग है उसके जो विशेषाधिकार हैं वो बरकरार रहने चाहिए। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो चाहते थे नहीं, विशेषाधिकार वर्ग नहीं होना चाहिए, हमें इसके पीछे यूरोप में जो रिनेसांस हुआ था, जो जिसे पुनर्जागरण कहते हैं, जिसने तर्क को महत्व दिया था, ये सवाल उठाया था कि हम क्यों आपकी बात माने, वो धर्म की भी बात है, अंधविश्वासों की भी बात है। एक एनलाइटमेंट का एक युग शुरू हुआ था जिसने राजनीति को भी प्रभावित किया था। धर्म में वहाँ प्रोटेस्टेंट का, मार्टिन लूथर का पूरा जो आंदोलन है, जिसने तमाम, उस समय तो ये हालत थी कि जो कैथोलिक पादरी थे वो स्वर्ग का टिकट तक बेचते थे कि हम आपको सीधे स्वर्ग की सीट आपकी पक्की करा देंगे। तो हर क्षेत्र में चूंकि एक जागरण शुरू हुआ, मानसिक तौर पर एक उन्नत चेतनशील अवस्था में समाज जा रहा था, तो उसमें हर चीज़ को प्रश्नांकित करना, हर चीज़ को सवालों के घेरे में लेना शुरू किया। उससे क्या हुआ कि नए नए विचार सामने आ रहे थे और उन्हीं नए विचारों में
ये बात आई कि विशेषाधिकार वर्ग नहीं होना चाहिए। तो फ्रांस में जो स्टेट्स जनरल बुलाई गई उसमें फिर ये हुआ कि भाई कोई विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। जो लोग ये बात कहते थे वो बाईं ओर बैठे, समझ गए। जो कहते थे कि विशेषाधिकार होना चाहिए वो दाहिनी तरफ बैठे, जो पुरोहित वर्ग या सामंती वर्ग। तो यहां से वामपंथ और दक्षिणपंथ शुरू, ये राइट विंग हो गया, ये लेफ्ट, ये राइट विंग। और तो मोटी मोटी बात कई बार दर्शकों को, आम लोगों को नहीं समझ में आती जब वो सुनते हैं वामपंथ और दक्षिणपंथ। तो मोटी बात यह है कि जो लोग यथास्थिति को, जो शोषण की व्यवस्था है उसको बनाए रखना चाहते हैं, कुछ वर्गों का विशेषाधिकार चाहते हैं, वो दक्षिणपंथी हैं, जो अतीत की ओर हमें खींचते हैं कि पहले बहुत अच्छा था और बड़ा Regressive हैं वो हाँ लोग। बिल्कुल, वो दक्षिणपंथी है। और जो सबके अधिकारों की बात करते हैं, मजदूरों के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, शोषण का विरोध करते हैं, वो वामपंथी कहलाए, है ना। तो वामपंथ और दक्षिणपंथ। लेकिन इससे बात बनती नहीं है सिर्फ। फिर सवाल है कि आप केवल वामपंथी हो जाने से तो कुछ होगा नहीं। तो ये हुआ कि राज्य पर नियंत्रण होना चाहिए। अभी जो राज्य है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो राज्य लोकतंत्र के नाम पर है, उनका कहना है कि ये पूंजीपतियों के दरअसल नियंत्रण में चलने वाले राज्य है। यानी पूंजीपति वर्ग जैसा चाहता है, यानी चुनाव तो कराता है लेकिन माहौल ऐसा बनाता है, उसके पास इतना शक्ति, इतना संसाधन है, मीडिया पर भी उसका कब्जा है, और आप भारत में तो ये सब बहुत आराम से देख रहे हैं। तो पूंजीपतियों के इशारे पर राज्य सत्ताओं का निर्माण होता है। कौन पार्टी शासन करेगी, जो उसकी नीतियों के हिसाब से करेगी, उस पार्टी को इतना वो संसाधन मुहैया कराएंगे और मीडिया के जरिए उनका इतना प्रचार कराएंगे कि वो उनके हित में काम करे और सत्ता में आए। तो जिसको कहा जाता है पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे। तो उन ऐसे लोगों का मानना है कि लोकतंत्र दरअसल पूंजीपतियों की तानाशाही है ना, जिससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जवाब में ये है कि समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए। समाजवादी व्यवस्था में क्या है कि जो स्टेट है, जो राज्य है, उसके नियंत्रण में उत्पादन के साधन होंगे। यानी राज्य तय करेगा कि किस पर किसका हक है, जमीनों पर किसका हक है, जंगल पर किसका हक है, जल पर किसका हक है, फैक्ट्रियां हैं तो उस पर भी राज्य का नियंत्रण है। यानी वो तय करेगा कि कितना उत्पादन। लेकिन राज्य क्या होगा ये तो पूंजीपति तय कर रहे हैं। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं, वहां वो कह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी जो राज्य होगा वो श्रमिकों की तानाशाही एक तरह से हो अच्छा, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट एक वहां पूंजीपतियों की तानाशाही, ये कह रहे हैं कि मजदूर वर्ग का अपनी पार्टी होनी चाहिए, उसकी तानाशाही होनी चाहिए, यानी उसके हिसाब से नीतियां बने। तो समाजवाद का अर्थ है कि राज्य जो है उसके नियंत्रण में उत्पादन के सभी साधन हों। साम्यवाद एकदम अलग चीज है। जो मार्क्स कहते हैं, साम्यवाद का अर्थ है कि वहां वर्गों का लोप हो जाएगा, इसलिए उसको यूटोपिया कहते हैं। मतलब एक ऐसे समय की कल्पना है कि वर्ग कोई रहेगा ही नहीं, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। राज्य की जरूरत क्या है, हमें जितना आता है उतना हम काम करें, और जितनी हमें जरूरत है उतना हमें भोजन, आवास या जो भी हो मिल जाए। यूटोपिया इसलिए कहा जाता है कि अभी हम इस बात को समझ ही नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिना काम असंभव है। हाँ, असंभव है। जाहिर है अभी के मतलब ऐसा सोचना जा सकता है। आज की परिस्थिति में असंभव लगता भी है कि कोई क्यों काम करेगा। वो कहते हैं भाई प्राइवेट इनिशिएटिव होना चाहिए, अगर हमें पता है कि हमारे भोजन की सुरक्षा है तो हम काम नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। तो जो इनिशिएटिव है जिससे विकास होता है या पूंजी का उत्पादन होता है वो नहीं होगा। तो लेकिन मार्क्स की कल्पना है, उनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वर्गों का लोप हो जाएगा, कोई शोषण की स्थिति में रहेगा नहीं, तो फिर राज्य की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन समाजवादी दौर में राज्य की जरूरत भी है, और राज्य जो है, इसीलिए देखिए जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो अपने ये नहीं कहती हम कम्युनिज्म के लिए लड़ रहे हैं, वो कहते हैं हम सोशलिज्म के लिए लड़ रहे हैं। सोवियत यूनियन में का भी पूरा नाम जो था वो सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक है ना। तो समाजवाद की बात करते हैं, मतलब उद्देश्य समाजवाद। हाँ, वो अंतिम लक्ष्य साम्यवाद, वो साम्यवाद हो सकते हैं। जनवाद जिसमें डेमोक्रेसी की बात होती है, लेकिन जनवाद में यही समस्या आ जा रही कि आप एक रियल जनवाद नहीं ला सकते हैं, क्योंकि पूंजीपति जो है वो हर क्षेत्र पे काबिज है। और भारत के उदाहरण ने तो खासतौर पर मोदी के शासन ने तो ये साबित किया है कि अब मजदूर अगर सड़क पे आ रहा है तो आप पाकिस्तानी कह रहे हैं। हम उस पे आएंगे। अब एक चीज आप ये समझाइए, वाम दलों पे, और वाम दलों की बात इसलिए क्योंकि मजदूरों के हक हुकूक और मजदूरों के एग्जिस्टेंस, मजदूरों के सम्मान के लिए वो पार्टी एडवोकेसी हमेशा करती रही, शुरू से खड़ी रही। वाम दलों पे एक आरोप ये लगता है कि ये विकास विरोधी हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक उदाहरण से आप समझाइए। भाई राज्य है, श्रमिकों का राज्य है मान लेते हैं ना,
राज्य को सड़क बनानी है। सड़क के लिए क्या चीज़ चाहिए? आपको ज़मीन चाहिए, फिर आपको वो कच्चा माल चाहिए जिससे सड़क बनती है, आपको बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, वो बुलडोज़र जो चलता है वो चाहिए जिससे वो सड़क बन सके। ये पैसा से आएगा, रिसोर्स से आएगा, पूंजी से आएगा। तो पूंजी तो उन्हीं से मिलेगा ना। उनके पास पूंजी है क्यों, कैसे आई? किसी के पास पूंजी कैसे आई? कैसे आई आप बताइए। इस देश के सबसे बड़े एक पूंजीपति हैं जिनका बड़ा सम्मान है, टाटा। कैसे पूंजीपति बने? चीन के ओपियम वॉर के जमाने में अफीम वहां पर पहुंचाया करते थे। क्या राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका रही उनकी? अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के जो उपनिवेशवादी लूट थी उसके हिस्सेदार थे लोग। तो उन्होंने पूंजी एक इतिहास के खास दौर में, खास परिस्थितियों में अर्जित की है। जिन्होंने भारत की क्रांति के साथ दगा किया, तमाम बड़े बड़े राजा महाराजा, उन्होंने क्या रियासतें पैदा की थी? मुगलों के समय तो कोई किसी की औकात नहीं थी कुछ। जो छोटे छोटे आज तमाम राजा महाराजा घूम रहे हैं, जो सत्ता में भी है, कहां से उनके पास जमीनें आई? तो जो प्राकृतिक संसाधन है, और पूंजी भी ऐसे निर्मित नहीं होती है, वो किसी एक गतिविधि से पैदा होती है, और उस गतिविधि में शोषण है, वहां से पूंजी पैदा होती है। यह अपराध है ना? पूंजी का संचय अपराध है। पूंजी का निर्माण किस प्रक्रिया से हो रहा है? संचय अपराध नहीं है। संचय तो एक अलग चीज हो गई कि उसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, कहां से आपको आ रही है, ऐसे थोड़ी। अब मान लीजिए सूदखोरी करके किसी ने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, तो आप कहिए भाई पैसा तो उसके पास है, लेकिन अगर आप पूरे इतिहास की गति को देखें तो उसने सूदखोरी की है, लोगों का शोषण किया है। इसलिए आप तमाम पुरानी फिल्में देखें, मदर इंडिया इस देश की क्लासिक फिल्म है, उसमें क्या है? गांव में कैसे किसानों की ज़मीन को एक छोटा व्यापारी है वो अपने सबको जो है गिरवी रख ले रहा है और उससे कब्जा कर रहा है। बंधुआ मजदूर आज, मतलब किसी ने अगर सवा सेर गेहूं, कहानी है प्रेमचंद की, सवा सेर गेहूं किसी ने भूख के दिनों में ले लिया तो पीढ़ियां गुलाम हो गई। अब उसका भरते जाइए, वो सवा सेर गेहूं वापस नहीं हो सकता है। तो शोषण के दौर में आपने पूंजी और शक्ति अर्जित की है। जो मजदूरों के राज की बात जो लोग करते हैं, वो जैसे भगत सिंह जब इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं और मजदूरों की राज की बात करते हैं, भारत में बोल्शेविक जैसी क्रांति की बात करते हैं, तो उनका आशय यही है। वो कहते हैं हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक शोषण का कोई रूप बना रहेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लूटने वाले या शोषण करने वाले काले हैं कि गोरे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक व्यवस्था के संपूर्ण परिवर्तन की बात है, जहां लोगों के साम्यवाद और समाजवाद तो दूर की बात है, एक जनवादी व्यवस्था में हमारे संविधान में भी तो यह है ना कि आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते और लोगों को उचित मजदूरी आपको देनी पड़ेगी। आज नोएडा में 15-16 हज़ार रुपए मिल रहा है, और अगर वो थोड़ा बेहतर जीवन स्थितियों की मांग कर रहे हैं कि हमें थोड़ा और दो ताकि हम घर चला सकें, 4 हज़ार तो उन्हें सिलेंडर का इंतजाम करने में लग रहा, तो आप उन्हें लाठियों से मार रहे हैं। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग उनको कह रहे हैं कि संगठित करना आपका हक, होना आपका हक है, संघर्ष करना आपका हक है, उन्हें आप आतंकवादी, पाकिस्तानी। सत्यम वर्मा एक बड़े पत्रकार थे, वार्ता जो एक एजेंसी है, उनके पिता प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा देश के जाने माने इतिहासकार, जो जीवन भर लोगों की चेतना को उन्नत बनाने के लिए विभिन्न तरीके से जुटे रहे। तो इस सरकार की निगाह में तो वो सारे लोग आतंकवादी हैं आज। जबकि अगर यही सरकार होती, अंग्रेज सरकार भी इतनी क्रूर नहीं थी भाई। नेहरू जी लौट के आए ना, मतलब विलायत पलट थे, और कहाँ गए? प्रतापगढ़ के किसानों के बीच में, रायबरेली, प्रतापगढ़, अवध का पूरा जो इलाका, वहां उनकी ट्रेनिंग हुई। किसी अंग्रेज सरकार ने उनको पकड़ के नहीं कहा कि ये तो मोतीलाल नेहरू के लड़के हैं, इंग्लैंड से पढ़ के आए, ये यहाँ कैसे आ रही, जरूर कोई आतंकवादी है ये। अभी क्या कह रहे हैं कि वो तो इंजीनियर है, वो मजदूरों के बीच क्या कर रहा है? अरे इस देश का इतिहास ऐसे निर्मित हुआ है कि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से, विदेशी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर लौटे, जिनके सामने एक बड़ा करियर था, उसको उन्होंने लात मारी और जाके मजदूरों के हक के लिए, किसानों के हक के लिए उन्होंने काम किया। खुद गांधी जी एक बड़े परिवार के थे भाई, उनके पिताजी दीवान थे
और वो भी लंदन से पढ़ के आए थे, कोई छोटे मोटे घर के तो वो भी नहीं थे। लेकिन गांधी जी को किसी ने नहीं कहा कि ये कैसे यहाँ पे हैं, जबकि गांधी जी का पहला जो आंदोलन था चंपारण से भी पहले वो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए था। जी। तो उस समय किसी अंग्रेज ने ये नहीं कहा कि ये महात्मा गांधी जो मिस्टर MK गांधी हैं वो यहाँ कैसे हैं, ये जरूर किसी की साजिश है, ऐसा तो नहीं कहा। तो इतनी तो अंग्रेजों को भी समझ थी भाई। पर यह सरकार ऐसे हर व्यक्ति को जो मजदूरों को संगठित करने की बात कर रहा है, अपना करियर छोड़ के आया है, मजदूरों के बीच रह रहा है, उसको बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये विदेशी एजेंट हैं, ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, ये औद्योगिक अशांति पैदा करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला, औद्योगिक अशांति पैदा, यानी अगर मजदूर चुपचाप सर झुका के अपने शोषण को बर्दाश्त करता जाए तो शांति है। तो शांति है। अगर वो सर उठा के कहता है कि नहीं, हमें आप मजदूरी दीजिए, इतनी दीजिए कि हम अपना पेट पाल सकें, या हम सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे, ओवर टाइम अगर उससे ज्यादा करेंगे तो ओवर टाइम हमको दुगना मिलना चाहिए। ओवर टाइम का सिद्धांत ये है कि अगर आप ज्यादा काम करते हैं तो वो मजदूरी दुगनी मिलेगी आपको। अगर ये डिमांड करता है मजदूर तो इस देश के संविधान के प्रावधानों के तहत करता है। आप उसको कह रहे हैं कि अशांति पैदा कर रहा है। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो अशांति पैदा करते हैं। तब तो आप भगत सिंह को एक बार और फांसी दे दीजिए। अब वो तो है नहीं, उन्हें दूसरे जीवन में विश्वास भी नहीं था, लेकिन आप चाहें तो पुतले उतले को उनके फांसी पे लटका सकते हैं। उनके तो टी-शर्ट बनती है जो ये लपेट के खड़े रहते हैं। आपने पूरा वैश्विक स्तर पे बताया कि मजदूरों का आंदोलन किस तरीके से शुरू होता है, या वर्किंग आवर्स की बात कैसे कैसे शुरू होती है। हिंदुस्तान में मजदूरों के लिए क्या काम हुआ? पहले तो मैं एक बात भूल गया था बताना। अमेरिका मजदूरों की इस ताकत से इतना डरा हुआ था कि उसने मे डे में वो शामिल नहीं है। पूरी दुनिया में मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, अमेरिका में नहीं बनता। अमेरिका में नहीं। वहाँ पे सितंबर के पहले सोमवार को लेबर डे कहा जाता है। वहाँ भी है लेकिन लेबर डे। आप कह रहे हैं कि भारत में मजदूरों के लिए क्या हुआ? पहली बात तो जो भारत का संविधान बना वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो तमाम संकल्प लिए गए उसकी ही परिणति थी। तो उसमें स्पष्ट ये था कि मजदूरों को का जो एक्सप्लॉयटेशन वो ना हो, जो होता है। जैसा मैंने बताया कि मीडिया के लिए एक उदाहरण भी दिया कि एक श्रमजीवी पत्रकार एक्ट बना, वैसे ही सारे लोगों के लिए जो मतलब फैक्ट्री एक्ट है उसमें ये कहा गया कि आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम आपसे नहीं लिया जाएगा। ये आपका अधिकार है कि उससे ज़्यादा आप काम नहीं, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। इसके अलावा कानून में ये प्रावधान किया गया कि आपको यूनियन बनाने का अधिकार है ना। आपको अपनी सेवा शर्तें बेहतर करने के लिए निगोशिएशन करने के लिए अधिकार है। आप हड़ताल करने का भी अधिकार है। हड़ताल एक कानूनी अधिकार है ना। ऐसे नहीं कि आप हड़ताल कोई गैर कानूनी चीज है। जब तक अदालत द्वारा घोषित न की जाए या कोई आपातकाल न लग जाए, मजदूरों को हड़ताल करने का भी अधिकार है ना। यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार, अपनी मजदूरी और वेतन बढ़ाने के लिए संघर्ष करने का अधिकार, ये सारे हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार हैं। आप जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जिसे हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ILO, हम उसके भी तो सदस्य हैं ना। तो हमारी ये यानी आज़ाद भारत में हमारी ये संवैधानिक मान्यता रही है, ये सरकार का दायित्व रहा है कि मजदूरों को शोषण से बचाए, उन्हें मनुष्य माने। भाई सबसे बड़ी बात तो उन्हें मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार दे। आज मनेसर हो, चाहे नोएडा हो, या यहाँ से लेकर सूरत तक जो लोग जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं वो बता रहा है कि इस देश की क्या स्थिति। एक तरफ तो आपके अरबपति बढ़ते जा रहे हैं, खरबपति बढ़ते जा रहे हैं। असमानता कितनी हो गई है कि 1% लोगों के हाथ में इस देश की 40% संपत्ति है, और नीचे के जो 50% जनता है वो 3% GDP पर वो कर रही है, गुजारा कर रही है। तो एक बात जान लीजिए, जो अभाव का महासमुद्र है ना, उसमें समृद्धि के टापू टिकते नहीं है। मजदूरों के बारे में आपने जो बताया कि संविधान प्रदत्त अधिकार मजदूरों के पास हैं, लेकिन व्यावहारिक ज़मीन पर अगर हम देखें अपने आसपास तो ये अधिकार कहीं नहीं मिले मजदूर को।
कोई 8 घंटे ही फैक्ट्री में काम करता हो, ऐसा नहीं होता। उसे मान सम्मान वाली ज़िंदगी मिल रही हो, ऐसा नहीं होता। आज़ादी पाने के मेरे हिसाब से 53 और 20 73 6 79 80 साल लगभग हो गए, और नोएडा में जो स्थिति हमने देखी वो एक उदाहरण मात्र है। तो संविधान प्रदत्त अधिकार होने के बावजूद मजदूरों की तरफ से, मजदूरों की ओर से कोई बहुत बड़ा आंदोलन हम क्यों नहीं देखते हिंदुस्तान में? क्या जाति इसके पीछे एक बड़ा कारण है? पहली बात तो मैं ये, आप अगर पिछला आप इतिहास देखें तो आपको बड़ी बड़ी मजदूरों की हड़ताल के उदाहरण मिलेंगे। एक वर्ग के रूप में संगठित होने और संगठित करने के महाप्रयास भारत में हुए हैं, बार बार हुए हैं। ये अलग बात है कि ऐसे हर प्रयास को, जब भी मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की बात की या सेवा शर्तों को बेहतर करने की बात की, सेवा सुरक्षा की बात की, हमेशा कहा गया ये विकास विरोधी लोग हैं। एग्जैक्टली जो मेरा सवाल है। हाँ, यानी आप चाह रहे हैं, विकास की शर्त ये रखना चाह रहे हैं कि मजदूर सर झुकाकर चुपचाप जो उससे कहा जाए वो करता रहे, तभी आप मानेंगे कि वो विकास के साथ है। अगर वो कहता है नहीं, हमें हमारा अधिकार दो, वो अधिकार जो संविधान की ओर से हमसे वादा किया गया है, तो हम, मतलब वो मजदूर फिर जो है अशांति पैदा कर रहा है। ऐसा पहले नहीं था। पहले इसलिए नहीं था कि सरकारें ये मानती थी कि मजदूरों का अधिकार है। इसीलिए जो तमाम श्रम कार्यालय थे वो बहुत, मतलब जब श्रम अधिकारी फैक्ट्री में जाता था तो हड़कंप मच जाता था। वो देखता था, जाके रजिस्टर चेक करता था कि कितने घंटे आप काम ले रहे हैं। वो अलग बात है, उसमें भ्रष्टाचार भी रहा होगा, पैसा खिलाते रहे होंगे सब, लेकिन सरकार इस बात को और न्यायालय हमारे इस बात की गारंटी करते थे कि अगर कोई मामला आता था तो हमेशा वो मजदूरों के पक्ष में फैसले होते थे। ये आप इतिहास है पूरा। पिछले 10-12 सालों में हम एक नया भारत देख रहे हैं। ये नया भारत, इस नए भारत में मजदूरों को अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं है। अब हमारी फिल्मों में भी वो गाने आपको नहीं मिलेंगे कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। अब सेंसर बोर्ड ही कहिए उसको, कह दे कि ये सब क्या है भाई, आप मजदूरों में असंतोष फैला रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल कुछ अलग था सर। और जो आपने कहा हम पूरी दुनिया मांगेंगे, पूरी दुनिया मांगते हुए मजदूर तो नहीं दिखते। मजदूरों के राज की बात होती है, यहाँ तक केवल कि तुम हड़ताल कर लो, तुम पर कोई केस लादा जाएगा तो तुम्हारे पक्ष में मैं आपकी बात समझ गया, वो मैं मिस कर रहा था। हाँ बिल्कुल, एक वर्ग के रूप में संगठित करने, होने और करने का जो मजदूरों का अभियान था, उससे खास तौर पर जो जाति धर्म पर आधारित राजनीति है उसने काफी कमजोर किया है। अब मजदूरों के नाम पर संगठित कम होते नजर आ रहे हैं। जैसे अब नोएडा की घटना या अभी जो चल रहा है एक विशेष, उसमें आप देखें। लेकिन जब चुनाव आता है, जब और भी सामाजिक स्थिति होती है, तो जो आयोजन होते हैं, तो उसमें उसकी धार्मिक या जाति की पहचान प्रमुख हो जाती है। तो उससे जो उसकी वर्गीय पहचान है कि मजदूर की पहचान, वो कमजोर पड़ती है। और इसीलिए जो मजदूर का सपना है कि मजदूरों का राज हो, वो संभव नहीं है। और मजदूर एक वर्ग के रूप में संगठित ना होने पाए, ये भी एक तरह से एक षड्यंत्र है कि उन्हें जाति और धर्म के मसले में पूरी तरह उलझा के रखा लेकिन जाति और धर्म तो भारत की स्वाभाविकता है। नहीं, लेकिन वो स्वाभाविकता है, लेकिन वो शोषण का अगर उपाय बन रहा हो कि आप मजदूर की तरह बात करिए, आप हिंदू या मुसलमान की तरह बात करिए। फैक्ट्री में तो सब मजदूर होते थे ना, लेकिन कोशिश ये की जा रही थी कि वो उनकी धार्मिक पहचान महत्वपूर्ण हो जाए ताकि वो एक न होने पाए। जब भी आप वर्ग के आधार पर एक होंगे, आपकी जाति और जो धर्म की दीवारें हैं वो कमजोर पड़ेंगी, है ना। तो ये एक बड़ा सवाल है जो मजदूर आंदोलन के लिए भी एक चुनौती है। और इसमें मुझे ये कहने में कोई हक नहीं है कि जिन पर यह दायित्व था कि मजदूर आंदोलन को आगे ले जाते, वो इस मोर्चे पर नाकाम हुए हैं या असफल, कामयाब फोर्सेस से। जो भी इस देश में, चाहे वो वामपंथियों के मजदूर संगठन रहे हों, समाजवादियों के रहे हों, उन्होंने इकोनॉमिज्म में, जिसको कहते हैं अर्थवाद में, चीजों को फंसा दिया। यानी मजदूर एक वर्ग के रूप में सामने आए, उसकी धार्मिक पहचान, निजी आस्था, उसकी जाति का प्रश्न, वो सब है। और जाति एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाति का प्रश्न उठने से मजदूर कोई, मतलब, क्योंकि अगर एक पंडित जी रिक्शा वाले हैं कलकत्ता में और एक दलित रिक्शा वाला है, तो दोनों के सामाजिक स्तर में बहुत फर्क है, चाहे वो रिक्शा वाला हो। तो ये इस जटिलता को भी हमें
समझना तो चाहिए। इस जटिलता को देखते तो हुए इस इंडिया जटिल- के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये दायित्व था जिसको कहते हैं डी क्लास करना और डी कास्ट करना। यानी जिस आप परिवेश से आए हैं, जो आपकी धार्मिक पृष्ठभूमि है या जाति की पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि से उबर कर एक मजदूर चेतना से लैस करने और होने का जो प्रोग्राम, जो कार्य योजना थी, वो नाकाम रही है, वो असफल रही है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। इसके पीछे कारण क्या है? बहुत से कारण, जैसा मैंने पहले कहा कि जो मतलब हम व्यक्तियों को कैसे दोष दे सकते हैं? हम तो उन संगठनों को ही दोष देंगे, उन पार्टियों को ही दोष देंगे जिन्होंने ये तो बात की कि मजदूर की मजदूरी बढ़ जाए, लेकिन मजदूर एक वर्गीय समझ भी है, मजदूर एक चेतना है जिसे दरअसल इस राज्य की व्यवस्था अपने हाथ में लेनी है, मजदूरों का राज बनाना है। ये सपना वो उसके अंदर नहीं भर पाए या उनकी कोशिश कामयाब नहीं क्या हो पाई। आज़ादी के बाद जो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने अपनाई, जो हमारी मजबूरी भी थी, बिल्कुल। क्या ये भी एक वजह आपको दिखती है? नहीं, देखिए, पहली बात तो इतिहास बहुत षड्यंत्रों से चलता है, ये तो हम नहीं मानते हैं। वहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा आपने कहा, एक भाई पैसा था नहीं और आपको एक 5 ईयर प्लान भी चलाना था ताकि एक योजनाबद्ध ढंग से विकास हो, और निजी जो पूंजीपति थे उन्हें भी एक देना था मौका कि ठीक है, आप अपना काम करिए। हालांकि उस समय पूंजीपतियों के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो कोई ट्रेन चला सकते थे, तो ये भी बात थी। तो दोनों एक ज़रूरत थी। असली सवाल ये था कि मजदूरों को, पहली बात तो जो हमारे संवैधानिक ढांचे में कि भाई मजदूरों को उचित मजदूरी मिले, उनका शोषण ना हो, इसके लिए कानून वगैरह बने। लेकिन आप जब मजदूरों के राज की बात करते हैं, वो एकदम दूसरी बात मैं है। वही कह रहा हूँ ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट इंडिया में आया ही नहीं फिर तो कभी मजदूरों के राज वाला। भाई, अरे भाई, जब डेमोक्रेसी ही नहीं थी अभी सफल हो पाई, अभी तक हम लोग एक जनवादी भारत के लिए परेशान हैं कि वही नहीं है, हमारी संस्थाएं चारों तरफ से फेल हो रही हैं, हमारा वोट तक सुरक्षित नहीं है, तो फिर मजदूर वर्ग एक संगठित होकर अपने हाथ में सत्ता सूत्र ले, ये तो एक बहुत बड़ी कल्पना है। फिलहाल तो इतना है कि भाई लोगों का शोषण ना हो, लोगों को लोग माना जाए, मनुष्य माना जाए, मजदूर को मनुष्य माना जाए। अभी तो इसी स्तर पे हम टिके हुए हैं, और ये कोई कंपटीशन का मामला नहीं कि आप चिढ़ाएं कि देखो देखो फेल हो गए। इतिहास की गति ऐसी ही होती है। मैंने कहा ना कि मुश्किल 200-300 साल में ये परिवर्तन हुए हैं, उसके पहले हजारों साल तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दास प्रथा चल यानी रहा। मजदूर को स्लेव चीयर्स फॉर स्लेवरी। भारत में क्या था, अगर हम मजदूर या कृषि बंधुआ मजदूर हैं तो हमें बुरा थोड़ी लगता था। भैया, ईश्वर की यही इच्छा है, यही है ना भाग्यवाद जी, कि हमें भगवान ने पूर्व जन्म के पाप के कारण इस स्थिति में डाला है, तो उस स्थिति को हम बदलेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन ये तो मजदूरों के बीच जो ये चेतना फैली, अब फैलाई गई संगठित रूप से, उसके लिए तमाम राजनीतिक आंदोलन चले, उसके बाद उसके मन में आया कि नहीं, हम किसी हमारा शोषण ईश्वर की वजह से नहीं हो रहा, एक व्यवस्था है जो हमें शोषित कर उस व्यवस्था को हमको रही है, बदलना उस व्यवस्था को तोड़ना है, बदलना है और अपने हाथ में सत्ता सूत्र लेने हैं। ये बहुत आगे की बात है। खासतौर पर रूस की क्रांति के बाद दुनिया में ये काफ़ी उसका असर पड़ा। खासतौर पर जो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, जिसने भगत सिंह को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, वो तो लेनिन के जन्मदिन पे वो बाकायदा अदालत में उन्होंने तार भेजने की पूरी मजबून है, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बोल्शेविक जैसा रेवोल्यूशन भारत में होना चाहिए। तो बहुत पूरी दुनिया में उसका प्रभाव पड़ा, खासतौर पर 1917 का जो एक सफल रशियन क्रांति जो था, जिसे हम सोवियत क्रांति कहते हैं। जी सर, एक चीज़ ये बताएं आप, जो आरोप लगता है जिस पे हम पहले बात कर रहे थे कि मजदूरों के हक हुकूक की बात करने वाले जो लोग हैं वो विकास विरोधी हैं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया था कि सड़क अगर बनाना है तो आपको कच्चा माल चाहिए, पूंजी तो वही है, और आपने जवाब दिया था कि है क्यों पूंजी। बात ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए पूंजी वहाँ ना हो तो पूंजी हो कहाँ, नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई मॉडल भगत सिंह जिनको आदर्श मानते थे लेनिन, या कार्ल मार्क्स जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं, क्या कोई मॉडल ऐसा दे रहे हैं जहाँ श्रमिकों का राज हो और उस राज में विकास हो? नहीं, अब अगर आप वैसे देखें तो रूस ने तो बहुत विकास किया था, उसने तो क्या सच में श्रमिकों का राज रह पाया रूस में? नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। मतलब अगर आप वैसे देखें तो चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और तमाम, मतलब अंतरिक्ष में तो यूरी गागरिन पहले ही चला गया था। जिस तरह से मुकाबला किया एक बहुत ही पिछड़ी अर्थव्यवस्था से,
रूस ने जिस तरह से तरक्की की तो बेमिसाल थी। और कहने के तो हम आज ये कह सकते हैं कि भाई चीन में भी तो कम्युनिस्ट पार्टी के ही का ही शासन है, और वहाँ पर जिस तरह से मजदूरों की स्थिति है और जिस तरह की तरक्की है वो तो दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि जो असली बात है कि भाई वहाँ पर जो निजी स्वतंत्रता का प्रश्न है वो एक बड़ा प्रश्न है। Exactly. तो हम उस पर ये सवाल उठता है कि दरअसल जब आप मजदूरों की राज की बात करते हैं तो वो एक पार्टी का राज और फिर पार्टी में एक जनरल सेक्रेटरी का राज हो जाता है ना। तो एक ये अंतर्विरोध है, एक बड़ा है। लेकिन हम ये तो हम देख ही रहे हैं कि चाहे वो चीन में हो चाहे वो रूस में हो, वहाँ कोई ऐसे अरबपति खरबपति नहीं पैदा हो गए जिनके हाथ में पूंजी पूरी तरह से केंद्रित हो रही है जैसे हिंदुस्तान में। तो ये तो सच बात है कि स्टेट के पास है, स्टेट दमन भी करता है, ऐसा नहीं है, आप भूल नहीं सकते। बहुत से ऐसी घटनाएं थिएननमेन चौक पे जो हुई, या सोवियत यूनियन को लेकर बहुत सी बातें हैं जिसमें कुछ सही है कुछ झूठ है, लेकिन ये तो सच है। पर उनका तर्क ये है कि अगर हम ऐसा मजबूत वो नहीं रखेंगे तो इनका जो पूंजीपतियों का जो पूरा की जो या पूंजीवाद का जो षड्यंत्र है उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जैसे भारत में फेसबुक और ट्विटर ये सब आराम से है और सब लोग उसमें अपना रील देख रहे हैं। उन्होंने कहा हम आने ही नहीं देंगे, हम अपनी भाषा में अपने प्लेटफॉर्म निर्मित करेंगे, क्योंकि वो आएंगे तो एक टेक्नोलॉजी नहीं आती, उसके साथ साथ एक विचार प्रवाह भी आता है ना। तो चाइना ने उसकी इजाजत ही नहीं दी, है ना। तो लेकिन वो एक अलग, वहां पे डेमोक्रेसी का सवाल हमेशा बना है कि भाई वो अलग तरह की डेमोक्रेसी, वहां भी चुनाव होते हैं, लेकिन अंततः आपको कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही रह के काम करना होता है। एक पार्टी, एक वन पार्टी रूल है। तो वो कहते हैं कि ये जो लोकतंत्र है वो पूंजीपतियों की तानाशाही है दरअसल, तो हम इनको मौका ही नहीं देंगे, यहाँ केवल श्रमिकों की ही पार्टी काम करेगी। तो अब ये दो लड़ाई है, इसमें भारत ने एक तीसरा रास्ता चुना था जहाँ किसी का शोषण न हो, डेमोक्रेसी भी रहे, लेकिन वैसे नेता रहे नहीं, और जिस तरह के नेता इस व्यवस्था में आ गए हैं उसका नतीजा आपके सामने है ना कि पीड़ितों की लड़ाई लड़ते लड़ते कैसे एक पीड़ित शोषक बन जाता है, ये हम हमेशा देखते रहे हैं। जाति के सवाल पे भी ऐसा होता ही रहा है कि जो लोग दलितों की राजनीति करते रहे बाद में वही शोषक बनते हुए देख जाते हैं। शोषक कहना तो क्योंकि हमें नहीं लगता कि जाति की लड़ाई करते हुए कोई शोषक बन गया। गरीबों की लड़ाई करते करते लोग अमीर बन जाते हैं। ये भी आमतौर पर नहीं है। इस देश में इतिहास भरा पड़ा है। हमारे जो बड़े बड़े घरों के लोग थे उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के जीवन कुर्बान किया और चुपचाप मर के चले गए फकीरों की तरह। आप EMS नंबूदरीपाद का इतिहास देखिए, तमाम लोगों का, है ना, कहाँ से आए थे, क्या क्या किया उन्होंने। तो मजदूरों के बीच काम करते हुए कोई पूंजीपति बन गया हो तो ऐसा, तो ये सब केवल दुष्प्रचार है। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को। आमतौर पर लोगों ने अपना दिया ही है, उन्हें मिला नहीं है कुछ। वो तो सत्ता जिसको चाहिए वो तो उन पार्टियों में क्यों जाएगा, उस शासक पार्टियों में ही जाएगा आमतौर पर, है ना। तो ये सब बहुत सी बातें कही जाती है, लेकिन हमारा ये कहना है कि भारत के संविधान ने या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने एक ये गुंजाइश पैदा की जहां मजदूर भी सर उठा के अपनी हिस्सेदारी मांगते हुए रह सकते थे और संवेदनशील सरकारें उनके महत्व को स्वीकार करती थी, जो अब नहीं है। अब अगर मजदूर, मुझे याद है हर मई दिवस पे तमाम शहरों में बड़े बड़े जुलूस निकलते थे और उसमें पत्रकार भी शामिल होते। पत्रकारों की यूनियन मई दिवस में जुलूस निकालती थी और जो मजदूरों के जुलूस थे उसमें शामिल होती थी। वो एक बहुत आम बात थी। पत्रकार भी अपने को मजदूर मानते थे, कलम का सिपाही मानते थे। अब दिक्कत है कि आप व्हाइट कॉलर है पूरा, और अब जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं। तो कलम के सिपाही अब रहे भी नहीं ना पत्रकार, वो कलम कोई और चलाता है, शब्द किसी और के होते हैं, जिन शब्दों से नोएडा के मजदूरों को पाकिस्तानी बता दिया जाता है बड़े आराम। तो वो पत्रकार मई दिवस पे जुलूस क्यों निकालेंगे। बहरहाल इतने सालों बाद इतनी सारी जो उपचार थे या इतनी सारे संरक्षण जो संविधान हमें दे रहा था, उसके बाद भारत के पूंजीपति कह देते हैं 70 घंटा काम करो सप्ताह में, 13 घंटे रोजाना काम करो। इस तरह की बातें हो रही हैं। राजनीति बदली, जो हमारा नेतृत्व था वो बदला, समाज तो वही है, समाज की तरफ से भी कोई बात आती नहीं है। तो क्या समाज भी मजदूर विरोधी है? नहीं, समाज की तो स्थिति ये बना दी गई कि उसे मजदूरी का अवसर भी नहीं मिल रहा है। जब 5 किलो अनाज पे अगर 80 करोड़ लोग पेट भर रहे हैं, तो उनसे अगर कहा जाए भैया तुम चलो मजदूरी हम दिला देते हैं, तो घर बार छोड़ के वो दूर दूर चला जाता है। तो आप किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। एक्सप्लॉयटेशन यही तो है ना।
कि आपने एक ऐसा विकास का मॉडल अपनाया है जिसमें रोजगार सृजन हो ही नहीं रहा है। तो जो भी रोजगार का अवसर होता है उसमें लोग मजबूर हैं कि वो अपने श्रम की लूट होते देखें, सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए। अब ये मजदूर एक बड़ी बुरी स्थिति हो गई होगी, नहीं उनसे चल रहा होगा। अब 13-14 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, आपका 3-4 हज़ार रुपये का कमरा आपको मिनिमम चाहिए, कुछ खाने पे खर्च करेंगे, सिलेंडर 2,000-3,000 का ब्लैक में आप ले रहे हैं, तो वो देख रहा है कि हम सरवाइव कैसे करें। आपके अगर 2 बच्चे तो आप किस स्कूल में पढ़ाएं नोएडा में जहाँ पे फीस कम हो, या अगर अच्छी पढ़ाई चाहते हैं तो संभव नहीं हो पा रहा। कई बार क्या होता है कि बहुत देर तक लोग बर्दाश्त करते हैं, पर एक सीमा आती है जहाँ पर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, तो वो फिर फूटता है, एक लावा फूटता है। और हमने दुनिया में बहुत जगह ऐसा होते देखा है, गुस्सा फूटता है, कई बार सतह के नीचे चीज़ें खदबदा रही होती हैं। तो आप ऐसी व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी जहाँ लोगों को रोजगार मिले, है ना। आपको इस विकास के मॉडल से अपने को बरी करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। ये इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ लोगों को काम नहीं मिला तो भाई भोजन तो करेंगे ही अगर जिंदा रहेंगे, तो हम इसी संसाधन पर वो बोझ बनेंगे ना। अगर आप उनको किसी उत्पादन के काम में नहीं लगाते हैं, उनकी भूमिका अगर नहीं बनती है तो फिर दिक्कत होगी। और वो दिक्कत कहीं तो दिखेगी, और कहीं तो दिखेगी। आप ऐसा हो नहीं सकता कि आपके घर में अगर एक घर में अगर हो 10 लोग और 6 लोग भूखे रहें तो उस घर में तो फिर तनाव रहेगा। अच्छा, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती में तूफान रहेगा। पुराना नारा है। अब वो तूफान जो है कब दिखने लगता है अपेरेंटली, वो समय की बात है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेता हूँ सर, कि हम जानते हैं और मानना भी चाहिए हमको कि पूंजी के इशारे पर हमारे देश में सत्ताओं का निर्माण होता है। सत्ता किसकी होगी, क्या होगी, ये पूंजी तय कर रहे, पूंजीपति तय कर रहे हैं। इस स्थिति के आलोक में गुड़गांव से लेकर नोएडा तक बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें जो हैं, उसके साइड में कहीं स्लम जैसा एक एरिया जहाँ मजदूर रहते हैं, उन गगनचुंबी इमारतों को बनाने वाले, तो ये जो हैबिटेंसी है मजदूरों की गगनचुंबी इमारतों के नीचे बदल पाएगा? गोरख पांडे की एक बड़ी मशहूर और बड़ी महत्वपूर्ण कविता है स्वर्ग से विदाई। उसमें वो यही कहते हैं कि आप एक स्वर्ग जो लोग निर्मित करते हैं, जब वो बन के तैयार हो जाता है तो उससे उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ये जो आपने बात की ना, उन झुग्गियों के अभाव में ये इमारतें एक दिन भी सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि इन घरों में काम कौन करता है, सफाई कौन करता है, खाना कौन बनाता है, वो कहाँ रहेंगे? अगर वो एक निश्चित दूरी से दूर रहेंगे, मतलब अगर वो करीब नहीं होंगे, तो फिर वो आ नहीं सकते आपके पास सुबह 6 बजे बर्तन मांजने के लिए। तो ये तो उनको बसा के रखेंगे। अगर कोई मानवीय मूल्यों को महत्व देने वाला समाज होगा तो वो कहेगा नहीं, इनको भी जो आपके होम गृह सहायिकाएं आप कह लीजिए, उनको भी एक ऐसा जीवन मिले कि उनके काम की कीमत तय हो, उनको भी हफ्ते में एक छुट्टी मिले, उनको भी कभी सिक लीव मिले, और उसके लिए समाज को तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अफसोस कि जो इन इमारतों में रहते हैं, जिनकी ओर आपने इशारा किया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते अगर एक दिन भी उनकी मेड छुट्टी लेने की बात करे। लेकिन वो जो हैं स्लम्स जो हैं, वो यूं ही नहीं है, वो सब कुछ इन्हीं की सेवा के लिए है, बसावट है पूरी। हाँ, पहले उन्होंने इन इमारतों को खड़ा किया, फिर इन इमारतों के संचालन के लिए, चाहे वहाँ पे वो गार्ड की नौकरी करते हैं, चाहे वो सब्जी का ठेला लगाते हैं, चाहे वो जूता गांठने का काम करते हैं, चाहे वो पंचर बनाने का काम करते हैं, चाहे वो गर्मियों में एसी और कूलर की साफ सफाई करते हैं और उनकी सर्विसिंग करते हैं, या फिर जाड़े में आपके रूम हीटर और गीज़र के लिए करते हैं, वही लोग तो करते हैं जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। वो कहाँ से आएंगे? तो उनको तो रखा गया है, वो हैं समाज में। ऐसा तो होगा नहीं, कोई भी ऐसा समाज नहीं होगा जहाँ ये लोग नहीं होंगे। सवाल है कि उनके श्रम का मूल्य क्या है, और क्या उनके इस काम की वजह से उनके सम्मान में कोई कमी है? मैं वही कह रहा हूँ, सम्मान में तो कमी है भाई, रिहाइश में कमी है। एक तरफ गगनचुंबी इमारतें, दूसरी तरफ इसलिए कि उन्हें मजदूरी कम मिल रही है। यही लोग, बहुत से लोग जो विदेश जाते हैं, खासतौर पर कनाडा या अमेरिका, उनसे पूछिए कि उनके घर में कोई मेड क्यों नहीं है।
क्योंकि वहां पे एक पूंजीवादी देश है ना वो, लेकिन वहां पे उन्होंने तय कर दिया है कि आपको पर घंटे इतना डॉलर देना पड़ेगा, आप उससे कम नहीं दे सकते हैं। नियम मजबूत हैं, वहां पर आप उससे कम दे ही नहीं सकते। और इसीलिए बड़े बड़े लोग, उनके घरों में आपको नौकर नहीं मिलेगा, खुद सारा काम करते हैं। और वहां पर जो एक इलेक्ट्रीशियन होगा या प्लम्बर होगा, वो शायद आपसे ज्यादा कमा रहा हो, क्योंकि भाई श्रमिक को उसकी मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। वो उन्होंने सीख लिया इस बात को कि अगर नहीं देंगे तो फिर समस्या है। और इसीलिए भारतीयों को बहुत काम मिला सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन में कि ये सस्ते मजदूर हैं। अमेरिका में एक इंजीनियर को जितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी और भारत के एक इंजीनियर को सस्ते में वो काम कराते हैं, यहाँ को लोगों को लगता है बहुत वेतन मिल रहा है, लेकिन उनके स्टैंडर्ड से बहुत कम, तुलनात्मक रूप से बहुत कम है, जिसका इस समय एक इशू बनाया हुआ है खुद ट्रंप ने, क्योंकि वो देश भी उस समस्या में फंस गया। लेकिन मेरा ये कहना है कि कोई भी मजदूरी, एक आपका तरक्की जहां हो रही है, यानी जो फैक्ट्री मालिक हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं लगातार, तो भाई मजदूरों को भी तो मिलना चाहिए, मुनाफे का वितरण होना चाहिए ना। आप ऐसा कोई नहीं कहता कि आपके फैक्ट्री में सब माल पड़ा है, कुछ बिक ही नहीं रहा है और उसके बाद मजदूर को आप कोई देता भी नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति होती तो फैक्ट्री बंद कर देगा वो। लेकिन आप मुनाफे में भी हैं, आपके पास पैसा भी है और आप उसका हिस्सा नहीं देना चाहते। आप दरअसल श्रम की लूट के जरिए पूंजी का पहाड़ पैदा कर रहे हैं, तो पहाड़ टिकेगा नहीं। उस पहाड़ को तो किसी न किसी दिन विस्फोट से उड़ ही जाना पड़ेगा। ठीक बात है, ये अवश्यंभावी दिखता है ना। आपकी गाड़ियों का साइज, आपकी गाड़ियों का ब्रांड, आपकी गाड़ियों का मॉडल जो है वो बदलता रहेगा। दूसरी तरफ ये बंगाल के चुनाव अभी बीता है सर, तो वहाँ तो खींचते हैं लोग अपने कंधे पर रखकर रिक्शे को। उसको तो उन्होंने वहाँ की सांस्कृतिक विशेषता मान लिया है। एक अजीब बात है वो कि मनुष्य को खींच रहा है, और कहते हैं भाई कलकत्ता की पहचान है, उस पर क्या कहा जाए। मनुष्य को मनुष्य रहना चाहिए, खटमल नहीं बन जाना चाहिए जो दूसरों पर जाकर उसका खून चूसता हो। और समस्या यही है कि मनुष्यों का एक बहुत बड़ा तबका जिसके पास पूंजी है वो खटमल की तरह है, जिनके पास पूंजी नहीं है, जो मजदूर हैं, उनका खून चूसने का काम कर रहा है। मनुष्य पहले आप खुद बनिए। राज्य इसीलिए है कि ये शोषण ना होने दे, लेकिन ध्यान रखिए। लेकिन राज्य अगर पूंजी के इशारे पर तय हो रहा है तो उस व्यवस्था को और बढ़ा रहा है। बिल्कुल राज्य बना इसलिए था, कल्याणकारी राज्य, खास तौर पर जब हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं तो इसीलिए वेलफेयर स्टेट कहते हैं कि उनका भी ख्याल रखे, उनके सेवा शर्तों का, उनके श्रम के मूल्य का वो ख्याल रखे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि इन्फोसिस का के सज्जन नारायण मूर्ति कह रहे हैं 70 घंटे काम करो। अरे आदमी से काम ले रहे हो कि खच्चर से? यही आईआईटी में पढ़ा इन लोगों ने, शर्म नहीं आती इन्हें। 7 दिन 70 घंटे 10 घंटे काम करने हैं, बाकी 14 घंटे में कब आप सोएंगे, कब आप बाकी काम करेंगे, आप भी सोचिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चर्चा आपने सुनी, चर्चा कैसी लगी ये बताएं। कोई सवाल रह गया हो तो वो सवाल पूछ लीजिए, पंकज जी हमारे साथ रहेंगे और पंकज जी से हम उन सवालों का जवाब ज़रूर ढूंढेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा सुनने के लिए। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।